आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है 2020 की। अब मैं इस पे डिटेल्ड लेक्चर लेके आ रहा हूं और इस पे वैसे तो कल राशि मैम ने लेक्चर लिया था, लेकिन मैं इसको आप मतलब एक एक पॉइंट आपको समझा दे रहा हूं बहुत अच्छे से। अच्छी है, खराब है, ये भी हम देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे ओल्ड और न्यू से। और ओल्ड से क्या, वैसे तो ओल्ड तो हम सब ओल्ड से ही पढ़े हैं, जो एजुकेशन पॉलिसी चलती आ रही है 10+2, तो कंपैरिजन तो वैसे ही हो जाएगा। फिलहाल हम एक एक बिंदुओं पे बात करेंगे। देखिए, ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसके बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत सारे पैमाने हैं, तो वक्त वक्त पे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते रहेंगे। वैसे मैंने इसको ऑलरेडी 9 से 10 बार डिस्कस किया है। अपनी करंट अफेयर जो सीरीज है मैंने 1 साल के जो करंट अफेयर कवर किए हैं, उसमें मैंने आपको कई बार बताया था। इसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया है, कस्तूरी रंगन कमेटी और सब, ठीक है। तो फिलहाल हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सब समझाऊंगा। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, और हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी ग्लोस के नाम से, वहां पे आप लेक्चर की पीडीएफ्स ले सकते हैं। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की ये इमेज है, ये आप देख लीजिए क्या है। ये पहले 10+2 था और अब ये 5+3+3+4 है। अभी ये क्या है, अभी मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो आगे जो जो मैं समझाने वाला हूं ये पॉइंट्स है, ठीक है। अब इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज देखी मैंने और ड्राफ्ट भी पढ़ा। हालांकि कोई ऐसा कहता ना कि ऑफिशियल ड्राफ्ट अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, जो उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। पीआईबी के द्वारा इन्होंने ये बताया कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो लॉन्च हो गई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कुछ न्यूज चैनल को दिए, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। एनीवे, वो देखेंगे अभी हम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस ने अभी 2 घंटे पहले बहुत ही अच्छे से कवर किया है ये, और इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ सवालों के जवाब बताए हैं। सबसे पहले तो इसका पर्पस क्या है। देखिए, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यूरोप में तो एजुकेशन फ्री है, हमारे यहाँ भी फ्री है, लेकिन सरकारी जो स्कूल्स हैं उनकी आपने हालत देखी है, ठीक है। और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रिफॉर्मेशन की तो जरूरत थी ही। बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाते, वो तो आप देख ही रहे हैं, देखते ही हैं, अगल बगल इतने गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता। हालांकि आरटी राइट टू एजुकेशन है हमारे यहाँ, उसके बावजूद संविधान में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन उसके बावजूद जो है एजुकेशन सबको नहीं मिल पाती। तो और जब जिनको एजुकेशन मिलती भी है तो वो इतना ज्यादा, एक तरीके से जो प्रोसेस है पूरा, ठीक है, वो इतना बर्डन क्रिएट करता है, वो इतना ज्यादा भार दे देता है स्टूडेंट्स पे कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये बेसिकली अप्लाइड है। अप्लाइड मतलब क्या, कि पहले एक रटा रटाया पैटर्न था, अब यहां पे ये नॉलेज बेस्ड है, ठीक है ना। यहां पे आपको रटने की जरूरत नहीं है। पहले सब कुछ मार्क्स पे फोकस किया जाता, मार्क्स है तो है, मार्क्स आ रहे तो है, परसेंटेज के लिए ही पढ़ाई होती थी, रट के परसेंटेज ले आओ चाहे जैसे भी ले आओ। लेकिन ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें आपको नॉलेज दी जाएगी, कोर नॉलेज दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है, अभी मैं बताऊंगा कैसे वो कोर नॉलेज आपको दी जाएगी। बहुत बड़ी एजुकेशन पॉलिसी है, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंप्लीमेंटेशन। ये एडवाइजरी है, मतलब ऐसा नहीं है कंपलसरी, कुछ प्रोविजन इसमें कंपलसरी भी नहीं है। और अभी ये 2040 तक इस पूरी पॉलिसी को, इस पे बकायदा बहुत सारी कमिटीज बनाई जाएंगी। अभी बहुत इसको इंप्लीमेंटेशन ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, ये पॉलिसी आई और उसके प्रोविजंस को कल ही इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, इसमें वक्त लगेगा, कमिटीज बनाई जाएंगी। धीमे धीमे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे। एकदम से पलट देंगे एजुकेशन सिस्टम, स्कूलों के लिए भी प्रॉब्लम होगी और स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम होगी। आप समझ रहे हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले यहां पे 1964 में आई, ठीक है। 1964 में आई नहीं, मतलब पहली बार यह हुआ कि एजुकेशन पॉलिसी एक होनी चाहिए। उस समय जो कांग्रेस के एमपी थे सिद्धेश्वर प्रसाद ने, उन्होंने उस समय की एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 17 मेंबर एजुकेशन, 17 मेंबर की एक कमीशन बनाई, एजुकेशन कमीशन बनाई गई, जिसको हेड किया था DS कोठारी ने। और उसके बाद इन्होंने सजेशंस दी, और तब हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी के समय इसको लॉन्च किया गया। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1968 में आई थी। फिर दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई। दूसरी एजुकेशन पॉलिसी जो 10+2, जो अभी प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी चल रही है ना, वो दूसरी वाली है हमारी। वो राजीव गांधी के समय आई थी, 1986 में आई थी, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसको रिवाइज किया था 1992 में, 1992 में, ये समझे। और तीसरी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अभी मोदी जी ने रिलीज कर दी। और इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए दोस्तों बहुत सजेशंस भी लिए गए हैं सबसे। अभी 2-3 महीने बहुत सजेशंस लिए गए, सब एक्सपर्ट से सजेशन, सबने सजेशंस दिए, ठीक है। तो एजुकेशन पॉलिसी पे काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है।
अब इंप्लीमेंटेशन की बात है तो देखिए, इंप्लीमेंटेशन मैंने अभी बताया कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें एका एक करना बहुत मुश्किल है, तो इसको धीमे धीमे इंप्लीमेंट किया जाएगा। 2040 तक का टारगेट रखा है कि इंटायर पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए, और तब तक सरकार जो है वो सब्जेक्ट वाइज कमिटी बनाएगी, कमिटीज बनाएंगी, और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, अब यही बात आती है ना, यही तो दिक्कत है। देखो, कोई भी पॉलिसी सबसे बढ़िया तब होती है जब उसका ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया हो। डेफिनेटली ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कागज पे तो कमाल की लग रही है, वाकई में इसमें इतने बेहतरीन रेवोल्यूशनरी प्रोविजंस हैं। ठीक है ना, अभी हम बात करेंगे जब तब आपको खुद पता चलेगा यार ये काश हम लोग के समय आ गई होती तो मजा ही आ गया होता। बट इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा, क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी इसको इंप्लीमेंट कर पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। अभी 2040 तक का टारगेट है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके प्रोविजंस पे आते हैं। सबसे पहले आप लोग कंफ्यूज होंगे 5+3+3+4 ये क्या है। ठीक है, यहां पे बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, इसमें एजुकेशन आ गया। देखिए, अगर हम अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक रहेगी हमारी स्कूलिंग, दूसरी हमारी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में पीएचडी आ जाएगी, ठीक है, डिग्री, और स्कूलिंग में हमारी पहली से 12वीं तक की जो हम स्कूलिंग करते हैं। ठीक है, अभी तक हमारा जो 1986 से सिस्टम चला आ रहा है वो 10+2 सिस्टम था। 10th और 12th सबसे इंपॉर्टेंट। भैया बोर्ड में मार्क्स कितने हैं, अच्छा इतने हैं, कम है तो 72% है तो फिर कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा होता था, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ये नॉलेज बेस्ड हो गई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 5+3+3+4 सिस्टम क्या है। 5+3 कितना हुआ, 8 साल, +3 11 साल, +4 15 साल। ठीक है, तो टोटल 15 साल, 15 साल आपको प्रॉपर एजुकेशन पे देने पड़ेंगे। चलो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम शुरू के 5 साल की बात करते हैं। 5+3, यहां पे सालों की बात हो रही है। 5+3 पहले था ना 10+2, मतलब शुरू के 10 साल और उसके बाद आखिरी के 2 साल 10+2, ये आपकी स्कूलिंग थी। अब ये 5+3+3, इसको समझते हैं पहले। शुरू के 5 साल में क्या आएगा, शुरू के 5 साल में बेसिकली आपका ये वाला हम देख रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज का मतलब ये है दोस्तों, शुरुआत के 3 साल आपके, ये देखो 5 साल ये फाउंडेशनल है। शुरुआत के 3 साल आपका आंगनवाड़ी होगा, प्री स्कूल, और वही जो नर्सरी में आप पढ़ते हैं 3 से 6 साल तक। जब बच्चा 3 साल का होगा तब उसको, उससे पहले जो पेरेंट्स है वो पढ़ाएं। लेकिन जब जैसे ही बच्चा 3 साल का होगा, ये गाइडलाइंस है, ठीक है, जैसे ही बच्चा 3 साल का होगा उसको एजुकेशन देनी शुरू कर दी जाए। अब एजुकेशन देती क्या, फाउंडेशनल। भैया जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हमको फाउंडेशनल एजुकेशन ABCD का ख ग घ ये सब पढ़ाना पड़ता है। 1+2=3, ठीक है, ये सब हमको देखना पड़ता है, जोड़ घटाना जो बेसिक्स होता है। तो वो किस में हम पढ़ते हैं, वो हम नर्सरी में पढ़ते हैं। तो शुरुआत के 3 साल ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्लास फर्स्ट में बच्चा जाएगा, पहली क्लास और दूसरी क्लास इसको मिला दे हम 2 साल। मतलब आप समझे क्या हुआ, मतलब 3 से 6 साल का जब बच्चा होगा तो वो नर्सरी, प्री नर्सरी में पढ़ेगा, और 6 से 8 साल मतलब 6 साल का बच्चा, 6 साल जैसे ही पार होगी, जब वो 7वीं साल में आएगा तब वो कक्षा 1 में आएगा, क्लास 1 में आएगा। क्लास 1 और क्लास 2 मतलब 3+2 कितना हो गया, 5 साल। आप समझे कि नहीं, कि शुरुआत के 3 साल आपका वही प्री नर्सरी, नर्सरी चलेगा, और +2 मतलब क्लास 1 और क्लास 2 को आप जब इंक्लूड कर देंगे तो ये टोटल हो गया 5 साल। ये समझे, तो ये पहले 5 साल, ये जो 5 है ना, इसका मतलब ये है कि शुरुआत के 3 साल और उसके बाद के 2 साल, यानी कि जब बच्चा 8 साल तक होगा तो वो दूसरी कक्षा में, सेकेंड क्लास में जाएगा। 8वीं साल में वो सेकेंड क्लास, मतलब 8 साल का जब हो जाएगा तो सेकेंड क्लास पास कर लेगा। ये समझे आप, ये उसकी शुरुआती पढ़ाई है। शुरू के जो उसके 8 साल हैं, ठीक है, मतलब 3 साल में होगा तो शुरू के 3 साल से लेकर 8 साल तक, यानी कि जो शुरू के 5 साल है वो सेकेंड क्लास तक पढ़ेगा। ये इसका फाउंडेशनल स्टेज है। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, रटा रटाया नहीं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। हम डिजिटल हो रहे हैं तो डिजिटली हम पढ़ाएंगे बच्चों को, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि बच्चों को मजा आए, पढ़ाई को यहां पे फन बनाया जाएगा, मजे से पढ़ाई होगी, समझ रहे हैं। तो ये आपका है फाउंडेशनल स्टेज, ये आप समझे, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोस्तों आता है फाउंडेशनल स्टेज के बाद आएगी आपकी
अगली स्टेज जिसको कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। फाउंडेशन आपका बढ़िया हो गया, ठीक है, आपकी नींव अच्छी होगी, आपको बेसिक सब पता है। अब दोस्तों तीसरी कक्षा से पांचवी कक्षा तक बच्चों को भाषा सिखाई जाएगी, ठीक है, कि भाई लैंग्वेज में तो आपको अब यहां पे दोस्तों एक बहुत बड़ी बड़ी देखिए, अगर भाषाओं की बात करें तो साउथ में ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है। हिंदी हमारी मातृभाषा तो है नहीं, वैसे तो है ही, लेकिन अगर संविधान की बात करें, ठीक है, तो यहां पे हम हमेशा 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पे चलते हैं, हिंदी, इंग्लिश और एक जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, साउथ में ये चलता है, ठीक है। तो पहले ये था कि हिंदी में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाद में इसको रिमूव कर दिया गया। अब ये जो है हिंदी में पढ़ाना कोई मैंडेटरी नहीं है। कहने का मतलब ये है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जो तीसरी से लेकर पांचवी तक जब बच्चा पढ़ेगा तो उसमें आपको या तो आप हिंदी में पढ़ा दो या फिर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पहले ये था कि पहले ये बोला जा रहा था कि इसको हिंदी में ही पढ़ाना है, लेकिन साउथ में बवाल हो जाता। डीएमके ने तो ऑलरेडी इस पे अपोज कर दिया था ना कि आप ऐसे कैसे, साउथ में हिंदी थोड़ी ना चलती है, वहां की उनकी लैंग्वेज चलती है, ठीक है। वो एक सेपरेट टॉपिक है, फिलहाल हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन वहां पे अलग फॉर्मूला चलता है, ठीक है। वो 3 लैंग्वेज और 2 लैंग्वेज फॉर्मूला पे तो तब से यहां पे 1960 से वो पूरा एक तरीके से मतलब बहस छिड़ी हुई है, ठीक है। तो यहां बोला गया है कि तीसरी से पांचवी तक बच्चे को तो भाषा आनी चाहिए, यानी कि जब बच्चा 11 साल तक होगा, 8 से लेकर 11 साल तक, तो उसको लैंग्वेज में निपुण होना पड़ेगा। समझ रहे हैं, ये हमारी प्रिपरेटरी स्टेज होगी। लेकिन इसमें स्टेट्स जो हैं, ये वो जैसे मान लीजिए साउथ है, ये या तो वो हिंदी में पढ़ा दे या फिर अपने मदर टंग में पढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज, ये लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू हो रहा था, लेकिन उसको सॉल्व कर दिया गया, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी होगी प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज होगी 3 साल की आपका। तो 5+3 आप समझे, यानी कि क्लास तीसरी, चौथी और पांचवी, ये आपकी प्रिपरेटरी स्टेज होगी। तो ये 5+3 हो गया, ओके, बहुत बढ़िया। आप देखिए, और ये एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर भी आप देखते चलिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ, न्यू के साथ साथ इसको आप कंपेयर करते चलिए कि पहले क्या था। पहले कुछ नहीं था, पहले 6 से 16 साल तक, 10 साल तक, फर्स्ट से लेकर 10th तक, इसमें प्री भी आप जोड़ लीजिए, नर्सरी सब, वो सीधा आप बोर्ड में ही जाएंगे, सीधा 10th तक ही होता था, ठीक है। आपको डायरेक्ट पढ़ाई करनी है, लेकिन अब इसको बांट दिया गया है, समझे, इसको डिवाइड कर दिया गया। देखिए कितनी स्लैब्स हैं। तो पहली मतलब दूसरी कक्षा तक आपको आपकी फाउंडेशनल स्टेज जो है वो मजबूत की जाएगी, और उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में पांचवी कक्षा तक, तीसरी से पांचवी कक्षा तक आपको लैंग्वेजेस सिखाया जाएगा, और उसके बाद आपको एक स्टेप जो है वो आगे ले जाया जाएगा, ये आप समझे। फिर आता है दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, मिडिल स्टेज, जो कि 6th से 8th क्लास तक, यानी कि जब आप 11 साल के होंगे, 2 स्टेज आपने पार कर ली, 11 से 14 तक, मतलब 3 साल। अब देखिए अगला 5+3+3, ये 3 साल कौन से होंगे, 6th to 8th, यानी कि 6, 7, 8, 3 साल हो गए। तो जब आप 11 साल के होंगे तो आपको क्या करवाया जाएगा, यहां पे दोस्तों बड़े इंटरैक्टिव तरीके से आपको लर्निंग करवाई जाएगी। मैथ्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, कोडिंग शुरू कर दी, 6th में आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी भैया, कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आमतौर पे हम कोडिंग जो है वो 9, 10 से शुरू होती थी, लेकिन बहुत ही वो बेसिक कोडिंग्स होती थी। 11, 12 में आते आते कोडिंग्स का जो हम कहते हैं कि जो लेवल है वो बढ़ता था, आपको कंप्यूटर लैंग्वेज लेनी होती थी। लेकिन दोस्तों यहां पे कोडिंग की अगर बात करें तो 6th क्लास से आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। 6th क्लास से आप कोडिंग कर सकेंगे, क्योंकि दोस्तों अब हम टेक्निकल वर्ल्ड में जा रहे हैं, अब हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हैं, और उसमें सब कुछ टेक्निकल है, कंप्यूटर से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका 6th to 8th है, इसमें बड़ा इंटरैक्टिव लर्निंग होगी, आपको नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज, आपको मैथ्स, आर्ट, सोशल साइंसेस सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है ना, 6th to 8th में। और रटी रटाया पैटर्न नहीं होगा, ये जो पैटर्न है ना, इसको बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव किया जाएगा, डिजिटल बनाया जाएगा। इन सब का रिजल्ट क्या, रिजल्ट भी तो आएगा ना, रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ये 360 डिग्री, ये जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा ना, 360 डिग्री अप्रोच होगा, ये बहुत बढ़िया है। इसमें पता है 360 डिग्री अप्रोच में होगा क्या, रिपोर्ट कार्ड में 360 डिग्री असेसमेंट होगा, इसमें आप भी अपने को मार्क्स दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, टीचर्स, पहले टीचर्स खाली मार्क्स देते हैं, लेकिन आपके दोस्त भी आपको मार्क्स दे सकते हैं। तो पूरा असेसमेंट किया जाएगा, रिजल्ट को भी, रिपोर्ट कार्ड को भी बड़ा अट्रैक्टिव बना दिया है, ठीक है। ये होगा आपका, ये आपका 6th to 8th में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कोडिंग सिखाई जाएगी यहां पे, ठीक है। फिर लास्ट स्टेज जो आती है आपकी 4 साल की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 साल की स्टेज, 9th to 12th, ये आपकी सेकेंडरी स्टेज है।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ योर स्कूलिंग। अब दोस्तों यहां पे आपको चीजें समझनी है। इसमें क्या होगा, फोर्थ स्टेज में देखिए, अच्छा एक चीज तो मैं भूल ही गया कि ये वाली जो स्टेज है ना, जब आप सिक्स्थ में जाएंगे तो यहां पे इंटर्नशिप भी आपको दी जाएगी। जैसे क्या होता है कि कई बार बच्चे जो हैं वो बेसिक काम नहीं कर पाते हैं, है ना। कई बार बच्चे जैसे मान लीजिए कि कुछ बल्ब बदलना है, आपको अपने कमरे का बल्ब बदलना है, ठीक है, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक तरीके से छोटी ट्रेनिंग ही हो गई। सिक्स्थ क्लास से आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, आपको छोटे छोटे काम सिखाए जाएंगे, स्किल्स सिखाए जाएंगे, और ये बहुत बाद में बहुत काम आते हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद हम ये देखेंगे लास्ट स्टेज जो है आपकी सेकेंडरी स्टेज, 9th to 12th, आपके स्कूलिंग की लास्ट स्टेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ओके, अब ये कैसे इंपॉर्टेंट होगी, इसमें आप अपने जब तक आप टीनेजर नहीं, 18 साल तक, 14 से 18 साल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एज होती है। अब देखिए इसमें क्या गजब के बदलाव किए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये सेमेस्टर वाइज होगा, ठीक है ना, इसमें सेमेस्टर्स होंगे, ठीक है। बोर्ड में क्या होता था कि आपको एक ही बार मौका दिया जाता था, है कि नहीं, आपको एक ही बार मौका दिया जाता था, लेकिन अब दोस्तों 9th to 12th में सेमेस्टर सिस्टम होगा। यानी कि यहां पे एक साल में, हर 6 महीने पे एक सेमेस्टर, एक साल में 2 एग्जाम होंगे, ठीक है। और यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आप अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। और जो आपका बोर्ड का रिजल्ट है ना, वो दोस्तों पहले 10th 12th नहीं, अब यहां पे क्या है, आपका जो रिजल्ट है वो सारी सेमेस्टर, एक खाली एक एग्जाम को इसमें नहीं लिया जाएगा, सारे सेमेस्टर्स को लिया जाएगा उसके हिसाब से। अक्सर होता क्या है कि कई बार जैसे बोर्ड में भी एक ही एग्जाम होता है, तो कई बार कोई बीमार पड़ जाता है, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी की पारिवारिक प्रॉब्लम हो गई, कोई इतना ज्यादा रट नहीं पाया, पहले रट्टा, यहां भी रट्टाफिकेशन बहुत होता है, कुछ लोग रट के बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, इतना ज्यादा रट नहीं पाया, उसका थोड़ा अलग तरीके से दिमाग चलता है, ठीक है ना। और अलग तरीके से दिमाग चलने का मतलब दोस्तों कि इसमें 9th to 12th में लैब वर्क भी बहुत बढ़िया से करवाया जाएगा, उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे, नए नए असाइनमेंट दिए जाएंगे, जो करिकुलर एक्टिविटीज होंगी ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे डांसिंग या म्यूजिक, वो भी आपके मार्क्स में, इसमें भी जो पूरा ग्रेडिंग सिस्टम, मतलब जो आपके जो मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा उसमें भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, तो इसीलिए यहां पे सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक साल में आपको 2 एग्जाम देने हैं, और ये 9 to 12 तक चलेगा, ठीक है। और जो फाइनल आपके मार्क्स होंगे, जो बोर्ड होगा फाइनल आपका, उसमें ये सारे मार्क्स जोड़ के आपके फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो पहले बोर्ड में एक एग्जाम होता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको 2 साल, ठीक है ना, 6 मतलब 11th और 12th, और 12th में बोर्ड होते थे, अब आपको 9 to 12th ये पूरा असेसमेंट जो है वो किया जाएगा। और दोनों सेमेस्टर्स के नंबर, मतलब एक साल में जो 2 सेमेस्टर होंगे, उन दोनों सेमेस्टर्स के मार्क्स को जोड़ के आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा। समझ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पहले क्या होता था, आप 12th में हैं, आपने साइंस ली तो आप कुछ और नहीं पढ़ सकते, अब ऐसा नहीं है। कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है। भाई मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, लेकिन देखिए मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, ठीक है, लेकिन मैंने 8th के बाद दोबारा हिस्ट्री पढ़ी नहीं, सॉरी 10th के बाद दोबारा हिस्ट्री पढ़ी नहीं, क्योंकि 10th मेरा यूपी बोर्ड से था, उसके बाद मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, बीएससी तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड पढ़ता रहता था किताबें, लेकिन ऐसे कोई पर्टिकुलर मेरा सब्जेक्ट थोड़ी ना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप अपना मेन कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप और भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, साइंस और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आप साथ साथ चला सकते हैं। ये समझे कितना बड़ा, ये तो क्रांतिकारी आइडिया हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपको, क्योंकि देखिए यूपीएससी की बच्चे जो हैं वो बाद में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अब कई बार बेसिक्स में प्रॉब्लम आती है ना। साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी, कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, तो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, और नॉलेज तो हर जगह काम आती है। ओके, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आपकी स्कूलिंग हो गई, ये आप समझ गए। बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों, आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अगर हम अपनी स्कूलिंग की बात करें, तो स्कूलिंग 2030 तक इसमें ये टारगेट है कि हमको यूनिवर्सल, मतलब हर किसी को, जो भी बच्चा है उसको स्कूल में लेके आओ 2030 तक, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन में भी दोस्तों बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। देखिए टोटल 4 साल का कोर्स है, ठीक है। देखिए हायर एजुकेशन को इसमें 2 में डिवाइड किया है।
एमफिल हटा दिया है, ठीक है, एमफिल कोर्सेज को अब एमफिल नहीं होगा, है ना। देखिए कुछ कोर्सेज मुझे बेकार ही लगते हैं, एमफिल बेकार नहीं था, देखिए डेफिनेटली पढ़ाई है, लेकिन जब पीएचडी कर रहे हैं तो एमफिल की क्या जरूरत है। हायर एजुकेशन को दो में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका अंडर ग्रेजुएशन। अब जब आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इसमें भी देखिए अंडर ग्रेजुएशन आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम और भी आप सब्जेक्ट से ले सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये अभी 3 साल का कोर्स है, लेकिन अब इसको 4 साल का कर दिया है। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन एंड मल्टीपल एंट्री ऑप्शन। अब ये मल्टीपल एग्जिट क्या है, पहले मल्टीपल एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। जैसे मान लो कि आप ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कर बीएससी कर रहे हैं, आपने बीएससी में एडमिशन लिया, बढ़िया से एडमिशन ले लिया, पढ़ेंगे मजा आएगी। 1 साल में आपको किसी कारणवश आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, ठीक है, 1 साल में आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो, सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा 1 साल में, ठीक है। 1 साल में आपने, चलो ठीक है, 2 साल में मान लो को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, 2 साल जब आप पढ़ाई छोड़ोगे डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल में अगर आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, 3 साल आपने पूरा कर लिया तो आपको पूरी डिग्री दे दी जाएगी। और 4 साल, चौथा जो साल होगा, आप बोलेंगे सर 3 साल का हमारा अंडर ग्रेजुएशन है, चौथा साल क्या है, चौथा साल आपका रिसर्च वर्क है, ठीक है। देखो इसमें ये सरकार ने क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया, उसका एक रीजन है, ठीक है। सरकार का तो वैसे नहीं बोलेंगे, देखो सरकार तो बहुत सारी सरकारों का ये काफी टाइम से इस पे काम चल रहा था, ठीक है। तो इसमें ये बेसिकली मोटिव है कि बहुत लोग जो है उनको खाली डिग्री चाहिए, है ना। 3 साल पूरे कर लो, डिग्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल का मैक्सिमम आपका अंडर ग्रेजुएशन कोर्स 4 साल का रहेगा, लेकिन इसमें मल्टीपल एग्जिट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 साल में भी छोड़ दो, लेकिन अगर आपको डिग्री लेनी है तो आप 3 साल पूरा करो, तब आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने का मतलब यह है कि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, जैसे फिजिक्स में अगर आप हैं, फिजिक्स में ही साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको रिसर्च वर्क की जरूरत पड़ेगी, तो चौथा साल जो होगा वो आपका रिसर्च वर्क होगा। तो जो आपका मैक्सिमम अंडर ग्रेजुएशन का जो टेन्योर रहेगा वो 4 साल तक का रहेगा। 3 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको और पढ़ना है आप 4 साल का पूरा कोर्स करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो ये तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन हो गया, मल्टीपल एंट्री ऑप्शन क्या है। अब ये देखो, मान लो 1 साल में आपने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, फिजिक्स, मान लो फिजिक्स के स्टूडेंट हो, पढ़ाई आपने 1 साल में छोड़ दी। अब उसके बाद कोई पारिवारिक दिक्कत है, पढ़ाई छोड़ी, कहीं जॉब करने लगे, 2 साल बाद आपको मन किया कि मैं दोबारा ग्रेजुएशन में करूंगा, दोबारा मैं अपना पूरा करूंगा ग्रेजुएशन। मेरे पास ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आती है कि कुछ जैसे उनकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, अब पैसे के कारणवश जो है वो पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अब वो पैसे से अच्छे हो गए हैं, है ना, तो अब कैसे वो करें। तो अब क्या है, अभी प्रेजेंट सिस्टम में अगर आपने 1 साल या 2 साल में अपनी पढ़ाई छोड़ी है तो दोबारा आप ग्रेजुएशन में, आपको मतलब जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे आपने बीएससी छोड़ दिया, 2 साल में आपने बीएससी छोड़ दिया, दोबारा एडमिशन लो, दोबारा बीएससी करो। इसमें ऐसा नहीं है, अगर आपने 1 साल में मान लो बीएससी छोड़ा, आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाएगा। दोबारा आपको जब बीएससी करना है, जब आपकी पारिवारिक हालत या जो भी आपकी कंडीशन सही हो गई, दोबारा लो, लेकिन इस बार आपका एडमिशन सीधा सेकंड ईयर में होगा, फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, दोबारा आपको शुरू नहीं करना है। अब ये कैसे होगा, क्रेडिट्स बिल्कुल, एक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यहां पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। आपको पता ही है हर कोर्स का एक क्रेडिट होता है। जैसे मान लो कि आप बीएससी कर रहे हो, बीए, चलो बीएससी बहुत हो गया, बीए कर रहे हो, आपने पहला साल मान लो 8 क्रेडिट का है, तो आप पहला साल में पूरा कर लिया, 8 क्रेडिट आपके हो गए, ठीक है। अब ये 8 क्रेडिट डिजिटली आपके बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएंगे, समझ गए। आपने 1 साल का कोर्स पूरा कर लिया, 8 क्रेडिट का है, टोटल पूरा कोर्स आपका कितना है, 24 क्रेडिट का, 8 + 8 + 8, 3 साल का कोर्स है, ठीक है, 24 क्रेडिट का है। आपने 1 साल 8 क्रेडिट आपके जमा हो गए। अब आपने पढ़ाई छोड़ दी, दोबारा आपने एडमिशन लिया, पढ़ाई छोड़ के 2-3 साल बाद दोबारा एडमिशन लिया, आपके पास ऑलरेडी 8 क्रेडिट हैं, यानी कि 1 साल आप पूरा कर चुके हैं, आप दूसरे साल के लिए जाइए। सिंपल वर्ड में बताऊं तो इसमें यह है कि अगर 1 साल आपने पढ़ाई छोड़ दी, दोबारा अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका सेकंड ईयर में ही एडमिशन होगा, दोबारा फर्स्ट ईयर में नहीं जाना है। सेकंड ईयर में आपने पढ़ाई छोड़ी, आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। दोबारा जब आप ज्वाइन करेंगे, दोबारा आपको लगेगा कि मैं अपनी एजुकेशन पूरी कर लूं, तो सीधा आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि आपके 16 क्रेडिट हो गए और ये सब आपका जमा होता जाएगा। ये आप समझे, ये है आपका मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, यानी कि आप पढ़ाई कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। अब
कोई भी बच्चा अछूता नहीं रहेगा, हर कोई अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। यह कितनी बड़ी बात है। उसके बाद पीएचडी, एमफिल तो है नहीं, पीएचडी। देखिए रिसर्च वर्क जो है ना, पीएचडी की अगर बात करें 4 साल का होगा यहां पे पीएचडी, रिसर्च हमारे होती नहीं है। अब पीएचडी रिसर्च को प्रॉपर करने के लिए ये स्कूल में ही, मैंने अभी आपको स्कूलिंग बताया था ना, तो जब आप 8th 9th में जाएंगे वहां पे ही आपको रिसर्च शुरू करवा दी जाएगी। कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे, छोटे छोटे होंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं, है ना। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी भाग, तो रिसर्च की जो ये कहते हैं ना कि रिसर्च जब तक किसी देश की रिसर्च डेवलप नहीं है, हमारे रिसर्च होती नहीं है, लोग भागते हैं, अरे यार बहुत टाइम देना पड़ेगा, 35 साल के हो जाएंगे, शादी नहीं होगी। लेकिन विदाउट रिसर्च जो दोस्तों कोई इकोनॉमी डेवलप कर ही नहीं सकती। अगर कोरोना की वैक्सीन आ रही है तो हमने रिसर्च की हुई है, तो सबसे पहले तो रिसर्च को, पीएचडी को कम करना चाहिए। अब उसकी कोशिश इसमें की गई है, ठीक है। तो यहां पे बकायदा कोर्स होगा, अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट प्लस पीएचडी, ये इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है ना। आज भी बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स जो है वो देते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको पूरा स्कूलिंग और सब एजुकेशन के बारे में बता दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हायर एजुकेशन देखो भैया, कोई ना कोई सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए ना। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, अब इसमें यूजीसी की कोई जरूरत नहीं, एआईसीटी की कोई जरूरत नहीं, ये सब मर्ज हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं, यूजीसी एआईसीटीई इन सबको मर्ज करके खाली एक ही एचईसीआई, ये एक सिंगल बॉडी अम्ब्रेला होगी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें समा जाएंगी, ठीक है। सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी पूरी इंटायर हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए होगी, स्कूलिंग के लिए नहीं होगी। नाम है ना हायर एजुकेशन, जब आप अंडर ग्रेजुएशन पीएचडी वो सब करेंगे तो इसमें सारी मतलब एक ही होगा, ये कंसोलिडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद दोस्तों मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मेरू, आईआईटीज आईआईएम के साथ मिलकर ये भी बनाई जाएंगी। और इसमें दोस्तों एक और है कि यहां पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी आ सकती हैं, समझ रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी आ सकती हैं, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब क्या है कि जो टॉप फॉरेन की बहुत बढ़िया, हार्वर्ड जो है, अगर पटना में हार्वर्ड चाहता है तो बिल्कुल आ जाए, इसकी भी मंजूरी दी गई है। पहले यही हुआ था ना, पहले क्या हुआ था कि जो इंडिया की जो मतलब जो वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, कैम्ब्रिज, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, उन सब ने बोला था कि हम भारत में कैंपस लगाना चाहते हैं। लेकिन बाद में जो 2013 के समय में, मतलब मनमोहन सरकार जब बिल लेके आई थी, सिमिलर बिल लेके आई थी, ठीक है ना, इसी तरीके का कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ जाए हमारे यहां, लेकिन तब बीजेपी ने ही अपोज किया था, है ना। लेकिन अब देखिए बिल में क्या है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी आ जाए, तो यहां पे कैंपस जो है वो, यहां पे फॉरेन एजुकेशन भी अब आ सकती है। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक भी, इसमें डिजिटल डिवाइड देखा जा रहा है। फॉरेन यूनिवर्सिटी मतलब यू हैव टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो अगर अंग्रेजी, तो इसमें डिजिटल, इसमें यह भी बोला जा रहा है ना कि जिस तरीके का पैटर्न है, डिजिटाइजेशन पे ज्यादा फोकस दिया है, लैंग्वेज पे ज्यादा, तो इसमें जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ये डिवाइड, ये और ज्यादा डिवाइड करेगा, ये इसमें डिवाइड और ज्यादा होना चाहिए, हो जाएगा। इसमें यहां पे बहुत एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमको करना ये चाहिए था कि पैटर्न थोड़ा सा हमको रिफॉर्म करके बाकी सरकारी स्कूल्स को बहुत अच्छे से बनाना चाहिए था, ठीक है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ सके। हालांकि इसमें एक और अच्छी बात यह है कि अब इसमें फीस, जो प्राइवेट स्कूल्स मनचाही फी लेते हैं ना, उसमें भी कैपिंग की जाएगी, उस पर भी नजर रखी जाएगी, ये एक अच्छी बात है ना। ऑटोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो यहां पे ऑटोनॉमीज दी गई है, बिल्कुल। एफिलिएशन जो है, जो कॉलेजेस हैं वो आप अपनी डिग्री दे सकेंगे। लेकिन यहां पे एक और इसमें प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ज्यादा दी गई है। यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से ज्यादा इनको नहीं मिलेगा कुछ। इसका मतलब अगर हायर एजुकेशन की तरफ जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं भाई, अगर सरकार इनको ज्यादा मदद नहीं करेंगी पैसे से, तो क्या होगी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, ऑटोनॉमी का मतलब अब आप अपना करिए, अब आप अपनी डिग्री दीजिए, अपना देखिए। तो अगर हायर कॉलेजेस को सरकार ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगी, लेकिन अगर पैसा नहीं दे रही हैं तो ये कॉलेजेस फीस बढ़ाएंगे, ये एक इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। कॉलेजेस अपने हिसाब से फीस बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई कॉलेज का भी यहां पे डिवीजन है ना, कॉलेज भी डिवाइड है। सबसे पहला है आपका पीएचडी, जो रिसर्च कॉलेजेस होते हैं, तो इसमें भी डिवाइड हो सकता है। ये भी एक डिवाइड की तरह देखा जा रहा है, आप समझ रहे हैं। अब डिवाइड का मतलब ये है कि मान लो कि कोई इंसान जो है वो सबसे, जो फेज ए का कॉलेज है, जो ग्रेड 1 का कॉलेज है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 1 का जो कॉलेज है, जो जहां पे रिसर्च हो रही है वहां पे वो पढ़ रहा है, वो सबसे बेहतरीन कॉलेज है, ठीक है, वो सबसे बेहतरीन कॉलेज है। अब वो सबसे बेहतरीन कॉलेज का मतलब ये है
कि वहां पे सारी सुविधाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे के कॉलेजेस, क्या मतलब वो उतने कंपेटिटिव नहीं है। पहले होता क्या था कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे थे ना कि जहां पे आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं पे पीएचडी कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब डिवाइड कर दिया गया है, पीएचडी के कॉलेज अलग, अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज अलग, तो ये डिवाइड हो गया है ना। एक इंसान जो बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है जहां रिसर्च हो रही है, दूसरा इंसान वहां पढ़ रहा है जहां अंडर ग्रेजुएशन है, आपको पता ही कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। ये भी एक इसका ड्रॉबैक बताया जा रहा है, ठीक है। अब इन सबको करने के लिए आपको 6% देना पड़ेगा जीडीपी का, मतलब स्पेंडिंग, पब्लिक स्पेंडिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, पैसा बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम कितना खर्च करते हैं, 4.6% ऑफ दी जीडीपी, बस। फिर इसके बाद दोस्तों ये अब एंट्रेंस बेस्ड कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि जब 12th के बाद आप कॉलेज में जाएंगे, तो अभी बड़े बड़े डीयू में देखेंगे तो वहां पे कट ऑफ होता है, आपके 12th के मार्क्स देखे जाते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि 12th में रट्टाफिकेशन तो है नहीं अभी नई पॉलिसी के अंदर, लेकिन 12th में कई बार आप रट के मार्क्स ला सकते हैं, ऐसा है ना, ये होता भी है। तो अब जब ड्यू में आपके मार्क्स ही देखे जाते हैं, अब ऐसा नहीं होगा, अब बकायदा एंट्रेंस बेस्ड होगा, मेरिटोक्रेसी जिसको बोलते हैं ना, मेरिट पे आओ, टैलेंट है आगे आओ, परसेंटेज से नहीं, टैलेंट है, हाँ 12th के मार्क्स बिल्कुल इसमें काउंट किए जाएंगे, लेकिन अगर टैलेंट है आगे आओ, एंट्रेंस दो आगे आओ, अब ये होगा। तो दोस्तों ये पॉलिसी है। फिलहाल डिजिटल ड्राइव आप देख सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा इसमें पुश किया जाएगा। सरकार बहुत सारे अपने इनिशिएटिव भी चला रही है, ठीक है। टीचर एजुकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड आपको होना ही है, और बीएड भी एक 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, ठीक है। 2030 तक जो बीएड होगा, अगर आपको पढ़ाना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर पीएचडी भी करनी है, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना पड़ेगा। जो पीएचडी कर रहे हैं तो उनको भी एक मतलब क्लासेस लेनी पड़ेंगी बाकायदा, ये प्रोविजंस हैं। अभी देखिए मैंने बताया ना कि ये जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है ना, हम वक्त वक्त पे इसको कवर करते रहेंगे। अभी एक ही लेक्चर में सब कुछ बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो एसटी ओबीसी के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है और जो अदर सोशल इकोनॉमी बैकवर्ड जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, देख लीजिएगा, ये सब मैंने वैसे आपको बता ही दिया। अब ये सही है कि गलत, देखिए ये तो पेपर में तो इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ठीक है, पेपर में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपको कुछ ड्रॉबैक्स बताए हैं, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। लेकिन डेफिनेटली पेपर में तो बहुत अच्छी लग रही है एजुकेशन पॉलिसी, इससे बच्चों पे भार कम होगा, है ना। बच्चे थोड़ा रिलैक्स भी कर पाएंगे, रट्टाफिकेशन कम होगा तो बाहर भी वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे कर पाएंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इसके वही है ना कि इसका इंप्लीमेंटेशन कब तक, 2040 तक गाइडलाइंस दी गई है, कब तक होता है। भारत में एक स्कीम का इंप्लीमेंटेशन करने में बहुत टाइम लग जाता है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं, तो इतने बड़े इतने बल्कि सिस्टम को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल लग तो बहुत अच्छा रहा है, कुछ खामियां हैं, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ देखते हैं उसमें भी क्या कदम लिए जाते हैं सरकार के। तो दोस्तों ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से चीजें बता दी हैं, सिंपल तरीके से चीजें बता दी हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी जो मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। फिलहाल इस शिक्षा नीति पे आप भी अपने व्यूज दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।